हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का वेदांत क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी? सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। चलिए, साइंस की क्लास में हमने जो है हमारी पिछली क्लास के अंदर परिसंचरण तंत्र को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। और आज मानव शरीर के तंत्र की जो वाली हमारी सीरीज चल रही थी उसमें हम आज पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो उत्सर्जित तंत्र मानव शरीर के लिए आवश्यक क्यों है और इसका मेन कार्य क्या है, उन सब के बारे में हम देखेंगे। क्या इसकी संरचना है, कौन कौन से इसके अंग हैं और उन अंगों के क्या कार्य है, वो सब कुछ अपन यहाँ पे आज देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर मैं बात करूं कि मानव शरीर के तंत्र में कि भाई हम लोग जब पाचन तंत्र पढ़ रहे थे, पाचन तंत्र में हमने देखा कि हम भोजन के रूप में और पोषक तत्वों के रूप की अगर हम बात करें तो पोषक तत्व या पोषक पदार्थों के रूप में हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनका क्या करते हैं, इनका सेवन करते हैं, है ना। खाने में हम यही लेते हैं। क्या ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ये पूरी तरह से पाचित होने के बाद में हमारे शरीर में स्टोर किस रूप में होती है? जैसे कि हमने पाचन तंत्र में पढ़ा था कि जो हमें ये पोषक तत्व है, इन पोषक तत्वों को रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है और इनसे हमें जो एनर्जी मिलती है, अंग उन एनर्जी का यूज़ करके और अपने कार्य कर लेते हैं। लेकिन जितनी मात्रा में यूज़ किया जाता है उसका तो ऊर्जा के रूप में यूज़ कर लिया गया, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी है जो बच जाती है जिनका हम यूज़ नहीं कर पाते। फिर वो भोजन हमारे शरीर में स्टोर होता है। तो मैंने आपको बताया था उस समय पाचन तंत्र में कि खाना हमारा कहाँ जाके स्टोर होता है, भाई लीवर में जाके स्टोर होता है। और लीवर में मैं अगर बात करूँ तो जैसे कार्बोहाइड्रेट है वो भी स्टोर होता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टोर होता है, वसा वसा के रूप में स्टोर होती है। लेकिन हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन को स्टोर नहीं किया जा सकता है, या यूँ कह दो कि प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में स्टोर नहीं हो सकता हमारे शरीर में। उसके पीछे का कारण क्या? के पीछे का अगर हम कारण देखें तो कारण ये है कि अगर मैं बात करूँ कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो किस किस अणु से मिलकर बना है, भाई कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या हो सकते हैं। जैसे मैं अगर बात करूँ कार्बोहाइड्रेट, कार्बो हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इसमें लाइक ये कार्बन, हाइड्रोजन, वे ऑक्सीजन के अणु होंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का प्रत्येक अणु कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु से मिलकर बना होता है। और इनका रेशो भी हमने देखा था कि भाई रेशो कितना होता है, ए 1:2:1 होता है, ये रेशो होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट तो हमारे शरीर में आसानी से स्टोर हो सकता है। फिर अगर बात करूँ वसा की, तो वसा भी किससे मिल के बनी होती है भाई, यही कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसी के अणु से मिलकर बनी होती है। इनका भी एक निश्चित अनुपात होता ही है। लेकिन हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन एक्चुअल में क्या है, अमीनो अम्ल के व्युत्पन्न है। क्या है भाई, अमीनो अम्ल के व्युत्पन्न है। और ये अमीनो अम्ल जो है, इसके अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन में कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा और साथ ही साथ में ये नाइट्रोजन भी होगा। तो ये जो प्रोटीन है इस अमीनो अम्ल के व्युत्पन्न है और ये नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ है, ये हमारे शरीर में स्टोर नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि अगर ये हमारे शरीर में स्टोर रहेगा तो हमें नुकसान पहुंचाएगा, मतलब हमारे शरीर को इससे नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि ये एक प्रकार से अगर हम बात करें तो ये विषाक्त पदार्थ है। क्या होते हैं भाई, ये टॉक्सिन है, विषाक्त पदार्थ है। इनको हम शरीर में स्टोर करके नहीं रख सकते, संग्रहित करके नहीं रख सकते। इनको हमें शरीर से बाहर त्यागना ही होता है। ठीक है, तो इनको कैसे हम हमारे शरीर से बाहर इनका उत्सर्जन करें या इसको हम शरीर से बाहर कैसे निकालें, उसी के लिए हमें जो है आज वाला जो हमारे ये रहने वाला है तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, वो यही काम करता है कि ये जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है इनको शरीर से बाहर निकालने का कार्य जो है क्या है भाई, उत्सर्जन तंत्र का है। ठीक है, चलिए, तो उत्सर्जन तंत्र क्या है समझ में आ गया। हम कह सकते हैं कि भाई उत्सर्जन तंत्र की जंतुओं में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से और त्याग देने के लिए जो तंत्र काम करता है वही क्या कहलाता है, उत्सर्जन तंत्र है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तो ये बात हुई कि भाई इन नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को क्या हमारे शरीर में उत्सर्जन के और भी कोई अंग है या किसी और चीज़ का भी उत्सर्जन होता है। जैसे मैं अगर बात करूँ कि हमारी त्वचा पर कुछ श्वेत ग्रंथियाँ पाई जाती है, पसीने की ग्रंथियाँ पाई जाती है, उनके द्वारा हमारे शरीर से पसीने को बाहर निकाला जाता है। पसीना भी क्या है भाई, मतलब वो भी एक तरीके से हमारा उत्सर्जित पदार्थ ही है जिसको हम शरीर से बाहर निकालते हैं। ऐसे ही मैं अगर बात करूँ, फेफड़ों के द्वारा बलगम को शरीर से बाहर निकाला जाता है, तो उस बलगम में जैसे CO2 वगैरह ये गैसें होती है, तो भाई फेफड़ा भी एक उत्सर्जित पदार्थ है। तो ऐसे कि भाई उत्सर्जन तंत्र में जो मेन उत्सर्जी अंग होगा, किडनी, वृक्क, क्या उसके अलावा भी हमारे शरीर में अन्य उत्सर्जी अंग हैं? तो वो अन्य उत्सर्जी अंग भाई आपकी त्वचा हो गई, फेफड़े हो गए, ये भी हमारे क्या है, उत्सर्जी अंग है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं अपन। और सबसे पहले हम लिखेंगे उत्सर्जन तंत्र की परिभाषा। ठीक, चलिए, और हमारा जो मतलब ये सीरीज चल रही है वो चल रही है मानव शरीर के तंत्र।
मानव शरीर के तंत्र, मानव शरीर के तंत्र, और उसमें हमारा जो आज का टॉपिक है वो है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र, या इसे हम कहते हैं एक्सक्रिएटरी सिस्टम। क्या कहेंगे भाई? एक्सक्रिएटरी सिस्टम या एक्सक्रीशन सिस्टम। एक्रीशन या एक्सक्रिएटरी लिखेंगे अपन। चलिए, ये एक्सक्रिएटरी। अब बात कर लेते हैं अपन कि भाई ये उत्सर्जन है क्या। ठीक है, तो जीवों में या जंतुओं में उत्सर्जन की क्रिया किसे कहते हैं या उत्सर्जन क्या होता है? तो जीवों में नाइट्रोजन युक्त, जीवों में नाइट्रोजन युक्त, जीवों में नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागना। नाइट्रोजन, जीवों में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागना, यही उत्सर्जन कहलाता है। अब एक्चुअल में ये है क्या भाई? विषाक्त है, टॉक्सिन होने के कारण इन्हें शरीर में हम क्या संग्रहित करके नहीं रख सकते। तो यहाँ लिख सकते हैं कि भाई क्या रीजन है कि हम इनका उत्सर्जन क्यों करते हैं। विषाक्त, विषाक्त या टॉक्सिन, भाई विषाक्त या टॉक्सिक, टॉक्सिक पदार्थ होने के कारण, होने के कारण इन्हें शरीर में स्टोर नहीं किया जा सकता या इन्हें शरीर में संग्रहित नहीं किया जा सकता। या 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 चलिए, अब ये जो उत्सर्जन है, तो ये पदार्थ जो है हमारे शरीर के अंदर किस अंग के द्वारा उत्सर्जित किए जाएंगे, और या फिर हम बात करें सबसे पहले कि किस रूप में किए जाएंगे। तो भाई हमें पता है कि ये जो अमीनो अम्ल व्युत्पन्न होते हैं, तो इनसे क्या क्या निर्मित हो सकता है भाई? इनसे यूरिया बन सकता है, यूरिक अम्ल बन सकते हैं। और ये यूरिया, यूरिक अम्ल जो है हमारे शरीर में बनते कहाँ पे? अगर बात करूँ तो लीवर में बनते हैं। और दूसरा कि जो हमारी किडनी है, जब रक्त को पूरी तरह से छान लेती है, तो रक्त में से भी इन उत्सर्जित पदार्थों को क्या कर लेती है? अलग कर लेती है। फिर ये यूरिया, यूरिक अम्ल जो है यूरिन के रूप में हम जो है शरीर से बाहर त्यागते हैं ना। तो मतलब कि कौन सा ऐसा अंग है जो रक्त को छानने का काम करेगा, और ये जो यूरिया, यूरिक अम्ल है, इनको यूरिन में परिवर्तित करने का काम करेगा और शरीर से बाहर त्यागने का काम करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ कि ये जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है, इसको ही शरीर से बाहर त्यागा जाता है, वही क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। तो उसके आधार पे अगर हम बात करें, क्या सभी जीवों में इसी प्रकार से होता है? क्या सभी जीवों में ये नाइट्रोजन युक्त इसी रूप से बाहर निकलता है? जैसे हमारे शरीर की मैंने बात की कि हमारे शरीर में ये यूरिन के रूप में शरीर से बाहर त्यागा जाता है। तो क्या सभी जीवों में इस तरीके से होता है? जी बिल्कुल नहीं होता है ना। अब हम देखेंगे कि नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों के आधार पर जंतुओं के कितने, मतलब जंतुओं को किन किन वर्गों में बांटा गया है। जैसे ऐसे जीव जंतु जो कि जल, मतलब जलीय भाग में रहते हैं ना, जो जल में ज़्यादा रहते हैं। जैसे अगर हम बात कर ले, बड़े बड़े समुद्र हो गए, नदी तालाब हो गए, है ना। तो जल में रहने वाले जीव जो है वो उत्सर्जित पदार्थ जो है शरीर से बाहर त्यागते हैं। उनका जो उत्सर्जित पदार्थ होता है वो होता है अमोनिया। क्या होता है? अमोनिया। या यूँ कह दो कि जलीय जीव जो है उत्सर्जित पदार्थ के रूप में अमोनिया का निष्कासन करते हैं। तो ऐसे जीव क्या कहलाएंगे? ऐसे जीव कहलाएंगे अमीनोटैलिक। क्या कहलाएंगे भाई? अमीनोटैलिक कह दो इनको, या इनको हम कह सकते हैं अमोनिया उत्सर्जी। जैसे मैं बात करूं मछलियाँ, और मछलियों में भी कौन सी मछलियाँ? जो बोनी मछलियाँ होती है ना, बोनी फिशिश होती है। बोनी फिशिश यानी जो अस्थिल मछलियाँ होती है। ठीक है, और जैसे कि अमीबा हो गया, हाइड्रा हो गया, एस्केरिस हो गया, केचुआ हो गया, मगरमच्छ हो गया, और जैसे कि पूंछ वाले उभयचर हो गए, और मेंढक का टेटपोल लार्वा। ठीक है, अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो मेंढक का टेटपोल लार्वा है ये पानी में ही रहता है। हालांकि मेंढक थल पे भी आते हैं,
तो हम बात कर रहे हैं कि जो जल में रहने वाले हैं, तो जल में मेंढक के लार्वा जल में ही रहते हैं, वो कभी थल पे नहीं आते हैं ना। तो मेंढक के लार्वा यहाँ पर अमीनोटैलिक होंगे, लेकिन अगर हम बात करें मेंढक की, तो वो जो है वो यूरियोटैलिक होगा। क्या होगा भाई? यूरियोटैलिक होगा। ठीक है, चलिए तो अब एक बार थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करते हैं कि नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों के आधार पर जंतुओं को हम कितने वर्गों में बांट सकते हैं। तो नाइट्रोजन युक्त नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों के आधार पर आधार पर जंतुओं को आधार पर जंतुओं को मुख्य तीन वर्गों में मुख्य तीन वर्गों में बांटा गया है। मुख्य तीन वर्गों में बांटा गया है। अब वो तीन वर्ग कौन कौन से, जिसपे हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी भाई? अमोनिया उत्सर्जी, या जिसको हम कहते हैं अमीनोटैलिक। ठीक है, अमोनिया अमोनिया उत्सर्जी अमोनिया उत्सर्जी या अमीनोटैलिक। भाई अमीनोटैलिक क्या, कि अगर मैं बात करूं, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अमीनोटैलिक। ठीक है, चलिए ऐसे जीव जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया का निष्कासन करते हैं, वो अमोनिया उत्सर्जी वर्ग के अंदर आएंगे। ठीक है, तो ऐसे जीव जो ऐसे जीव जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, वो अमोनिया उत्सर्जी या अमीनोटैलिक कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें, तो जैसे कि मैंने अभी कहा कि मछलियाँ कौन सी? अस्थिल मछलियाँ, है ना, बोनी फिशेस। ठीक है, अस्थिल मछली, बोनी फिशेस। ठीक है, चलिए के अलावा मगरमच्छ, एस्केरीज, केचुआ, यहाँ पे आप लिख सकते हैं मेंढक का लार्वा, मेंढक का टेटपोल लार्वा। मेंढक का टेटपोल लार्वा, और साथ ही साथ हम लिख सकते हैं कि भाई ऐसे उभयचर भी कौन? उभयचर जो होता है कि भाई थल पे भी रहता है और जल पे भी रहता है, उनको एम्फीबियन कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फीबियन। ठीक है, अब उभयचर में भी कौन से वाले? जो पूंछ वाले उभयचर होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा ही है आपके लिए, पूंछ वाले उभयचर। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई ये तो हो गए सारे अमोनिया उत्सर्जी की जो जीव मतलब उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया का निष्कासन करेंगे, वो क्या होंगे भाई? अमोनिया उत्सर्जी होंगे। और ऐसे जीवों के देखो, एक बात करूं मैं, अमोनिया है ना बहुत ज़्यादा विषाक्त पदार्थ होता है, बहुत ही ज़्यादा, है ना। तो इसको मतलब इसका उत्सर्जन करने के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। तो जितने भी जलीय जीव होते हैं ना भाई, उनके अराउंडिंग तो जल ही जल है, तो वो इसी रूप में जो है अपने शरीर से उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन करते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए फिर दूसरा टाइप अगर हम देखें, तो दूसरा टाइप आता है जिसके अंतर्गत हम भी आते हैं ना। जैसे कि अगर हम बात करें कि यूरिया उत्सर्जन, है ना, जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं अपने शरीर से, तो वो यूरिया उत्सर्जी कहलाएंगे या यूरिकोटैलिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भाई? यूरिकोटैलिक कहलाएंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट है अपन बात करते हैं यूरिया उत्सर्जी। ठीक है, यूरिया उत्सर्जी या इनको कहते हैं यूरिकोटैलिक। क्या कहेंगे भाई? इनको कहेंगे हम यूरिकोटैलिक। ठीक है, या उत्सर्जी या यूरियोटैलिक, सॉरी यूरिको नहीं, यूरियोटैलिक। ठीक है, या उस यूरियोटैलिक ऐसे जीव जो ऐसे
जो सजीव पदार्थ के रूप में सजीव पदार्थ के रूप में पदार्थ के रूप में क्रिया का क्रिया का सृजन करते हैं, क्रिया का सृजन करते, ठीक है। अब ऐसे में कौन कौन आ सकते हैं भाई, अगर हम बात करें सभी मैमल वर्ग के, है ना, स्तनधारी जितने भी होते हैं वो सभी इसी वर्ग में होते हैं। मतलब एक बात करूं मैं, अमोनिया और यूरिया इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए, है ना, तो अमोनिया बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक पदार्थ था, बहुत ही ज़्यादा विषाक्त पदार्थ था, तो उसको मतलब उसको सृजन करने के लिए, उसका एक्सक्रीशन करने के लिए अधिक जल की मात्रा की आवश्यकता थी। लेकिन उसके कंपेरिजन में हम यूरिया की बात करें तो अमोनिया से थोड़ा कम विषाक्त होता है, तो इसके लिए ना ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है, मतलब ज़्यादा जल की आवश्यकता नहीं होती, पर जल की आवश्यकता तो होती है ना, ज़्यादा जल की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सभी स्तनधारी जीवों को रखेंगे, ठीक है, और उभयचरों को भी रखेंगे। उभयचर में जैसे मैंने कहा कि भाई मेंढक का टेडपोल लार्वा जो है वो तो जल में ही रहेगा, वो कभी थल पे नहीं आता है ना, तो वो उत्सर्जित पदार्थ के रूप में अमोनिया का निष्कासन करता है। लेकिन जब मेंढक वयस्क हो जाता है, भाई उस टेडपोल लार्वा से जब एक वयस्क मेंढक बन जाता है और वो मेंढक जब थल पे आता है, तो वो उस समय थल पे आने पर जो है अपने शरीर से उत्सर्जित पदार्थ के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करेगा। किसका उत्सर्जन करेगा? यूरिया का उत्सर्जन करेगा, क्योंकि थल पे जो है ज़्यादा जल की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर कि भाई ये यूरिया उत्सर्जित पदार्थ की ऐसे जीव जो उत्सर्जित पदार्थ के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरियोटैलिक या यूरिया उत्सर्जित कहलाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो स्तनधारी स्तनधारी मैमल्स, स्तनधारी मैमल्स, और जिसमें हम भी आते ही हैं, ठीक है। हम लोग भी क्या है भाई, यूरिया उत्सर्जी है, क्योंकि इसी यूरिया का हम क्या करते हैं, यूरिन के रूप में उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा कि भाई उपास्थिल मछली, कौन सी मछली भाई? उपास्थिल मछलियाँ, ठीक है। तो अस्थिल मछलियाँ होती है वो तो क्या है भाई, अस्थिल मछलियाँ तो आपकी क्या हो गई, अमीनोटैलिक, ठीक है। लेकिन उपास्थिल मछलियों की हम बात करें तो वो क्या हो जाएगी आपके, ये हो जाएगी आपकी यूरिया उत्सर्जी, ठीक है। चलो आगे बात करें, जैसे शार्क मछली, ठीक है, ये किस में आएगी भाई, यूरिया उत्सर्जी में आएगी। केचुआ, केचुआ जो थल पे रहता है भाई, केचुआ वैसे किसान का मित्र होता है ना, ठीक है। तो जो थल में रहने वाला केचुआ है वो थल पे तो फिर यूरिया उत्सर्जी के रूप में ही काम करेगा, और जो जल में रह रहा है वो फिर अमीनोटैलिक के रूप में काम करेगा, ठीक है। इसी के साथ में जैसे एस्केरिस, एस्केरिस एस्केरिस को देखो दोनों में रखा गया है, अमीनोटैलिक में भी और यूरियोटैलिक में भी, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, एग्जाम्पल थोड़ा अच्छे से याद रखना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट, ऐसे जीव जो उत्सर्जित पदार्थ के रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। अब ध्यान से समझना कि जो यूरिक अम्ल है उसका कंपैरिजन करें यूरिया और अमोनिया से, तो उसको उत्सर्जन करने के लिए बहुत ही कम जल की मात्रा की आवश्यकता होती है, या यूँ कह दो कि जल नहीं भी होगा तब भी उसका उत्सर्जन हो सकता है, तो वो होता है यूरिकोटैलिक। और आपने देखा होगा कि पक्षी की बीट या विस्टा जो होती है उसमें कभी आपने देखा है कि बिल्कुल ठोस होती है ना, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ जल की मात्रा भी साथ में आती है, तो उसको उत्सर्जन करने के लिए इतनी जल की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। तो यूरिकोटैलिक यानी यूरिक अम्ल के रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन जो करेंगे वो यूरिकोटैलिक कहलाएंगे, ठीक है। तो तीसरा टाइप क्या है यहाँ पर, यूरिक अम्ल, यानी नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को यदि यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जन किया जाए तो ऐसे जीव क्या कहलाएंगे, यूरिकोटैलिक। क्या कहलाएंगे भाई, यूरिकोटैलिक, ठीक है। चलिए, तो यूरिकोटैलिक में कौन कौन आ सकता है, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल तो आपको दिया भाई, यहाँ पे सही ढंग से लिखना, यूरिकोटैलिक को टैलिक यूरिकोटैलिक। चलिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो कौन कौन आ सकता है भाई, जैसे कि हमने कहा कि पक्षी आ सकते हैं, जितने भी रैंक चलने वाले जीव है जैसे कि सरीसृप यानी रेप्टिलिया वर्ग के जो है उनको हम इसकी श्रेणी के अंदर रखेंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले कि भाई कौन कौन से है इसके लिए, तो सरीसृप, रेप्टिलिया वर्ग, सरीसृप, रेप्टिलिया, रेप्टिलिया वर्ग, और साथ ही साथ में अगर हम बात करें सरीसृप रेप्टिलिया वर्ग हो गया, और पक्षी वर्ग यानी एविज वर्ग। चलिए, तो ये जो है भाई ये किस में आ जाएंगे, आपके यूरिकोटैलिक में, किस में आ जाएंगे, यूरिकोटैलिक में, ठीक। चलो, अब आगे बात करते हैं, ये यूरिक अम्ल भी हो गया है ना, हमने डायरेक्ट लिख लिया, कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट एग्जांपल लिख लिए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऐसे जीव जो ऐसे जीव जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में उत्सर्जी पदार्थ के में यूरिक अम्ल का यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं,
अब ये तो हमने देखो चलो जीवों का वर्गीकरण देख लिया। अब बात करते हैं हम मानव शरीर के अंदर, है ना, कि भाई मानव शरीर के अभी अभी अपन ने एग्जांपल देखा कि हम किस में आएंगे भाई, यूरियोटैलिक में आएंगे, यानी कि हम जो है प्रोटीन का जब हमारे शरीर में पाचन हो जाएगा तो उससे जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ निकलेंगे उसका हम यूरिया के रूप में जो है शरीर से बाहर निकालते हैं। उसी यूरिया को क्या किया जाता है, रक्त से अलग किया जाता है। फिर ये यूरिया कुछ मात्रा में यूरिक अम्ल भी होता है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है। तो यूरिया और यूरिक अम्ल को क्या किया जाता है, फिर यूरिन में चेंज किया जाता है और उस यूरिन को हम शरीर से बाहर त्यागते हैं, या यूँ कह दो कि यूरिया यूरिक अम्ल जो है यूरिन के साथ ही जो है हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं कि भाई जैसे मैंने बता दिया कि कीट वर्ग हो गया, पक्षी मतलब पक्षी वर्ग हो गया, सरीसृप रेप्टेलिया वगैरह हो गया, या जितने भी, हाँ कीट वर्ग, एक एग्जांपल और लिख लो इसके अंदर। ये जाओ आपने यहाँ लिखा सरीसृप रेप्टेलिया पक्षी, यहाँ पर आप लिख सकते हो कीट या इंसेक्ट। तो जितने भी कीट या इंसेक्ट्स होते हैं वो भी किस में आएंगे भाई, यूरिक अम्ल उत्सर्जनी में आएंगे, ठीक है। चलो आगे देखो कि अब आगे अगर हम बात करें मानव शरीर में, तो मानव शरीर का जो उत्सर्जन तंत्र है उसमें मेन उत्सर्जी जो अंग होता है वो कौन है, ठीक है। तो मानव उत्सर्जन तंत्र की जब बात चलेगी मानव उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, एक्रेशन भी बोल सकते हो वैसे, एक्सक्रिएटरी, ठीक है। चलिए अब इसकी हम बात करें तो मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है। तो मानव के शरीर के अंदर मुख्य उत्सर्जी अंग होता है वृक्क या किडनी। क्या होती है भाई, वृक्क या किडनी होती है ना। वृक्क के द्वारा ही जो है मानव शरीर का जो रुधिर है वो पूरी तरह से छाना जाता है और उस रुधिर से ही ये यूरिया यूरिक अम्ल जो है शरीर से बाहर, मतलब उस रक्त को छानकर उससे बाहर निकाले जाते हैं और यूरिन में मिला दिए जाते हैं ना। तो मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग, चलिए तो लिख लेते हैं यहाँ पे, मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग, मानव का, मानव शरीर का, मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग के उत्सर्जी अंग, मानव शरीर का ये जो मुख्य उत्सर्जी अंग है ये कौन सा हो गया भाई, ये आपके हो गया कौन सा भाई, ये हो गया आपके किडनी। कौन सा, किडनी या वृक्क, ठीक है। और सभी को पता है कि वृक्क या किडनी कहाँ स्थित होते हैं भाई, हमारे शरीर में। हमने देखा था कि जब मैंने आपको बताया था कि हमने अंतःस्रावी ग्रंथ पढ़ा, मैंने आपको सॉरी, जब हमने अंतःस्रावी ग्रंथ पढ़ा था तो मैंने आपको सारी जो है अंतःस्रावी तंत्र जब अपन ने पढ़े थे तो मैंने सारी आपको कि भाई कौन सी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। वृक्क भी क्या है भाई, एक ग्रंथि ही है, ठीक है। तो ये वृक्क ग्रंथि कहाँ स्थित होती है कि अगर हम बात करें तो हमारे शरीर का इस पेट से नीचे का, मतलब आमाशय से नीचे की अगर हम बात करें तो दाई मतलब एक जोड़ी में होती है वृक्क, ठीक है। किडनी होती है एक जोड़ी के अंदर और इसी वृक्क के ऊपर जो है हमारी एड्रिकल ग्रंथि भी पाई जाती है, ठीक है। तो मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क या किडनी, वृक्क या किडनी, ठीक है। चलिए अभी जो वृक्क या किडनी है तो पहली चीज क्या है, इसकी केवल यही उत्सर्जी अंग है जो उत्सर्जन तंत्र हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या केवल ये वृक्क या किडनी यही एक उत्सर्जी अंग है क्या भाई, नहीं। देखो यहाँ पे मैंने लिखा कि मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है ना, तो उत्सर्जन तंत्र का मुख्य उत्सर्जी अंग होता है वृक्क या किडनी, ठीक है। इसके अलावा भी मैं अगर बात करूँ तो वृक्क या किडनी के अलावा जैसे मूत्रवाहिनियाँ होती है, यूरेटर्स होती है, मूत्राशय होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है और मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा होता है, ये भी अंग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखेंगे हम कि वृक्क के अलावा, यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि मुख्य उत्सर्जी अंग तो वृक्क हो गया, वृक्क के अलावा, वृक्क के अलावा सजन तंत्र के, वृक्क के अलावा सजन तंत्र के अन्य अंग, ठीक है। तो वृक्क के अलावा उत्सर्जन तंत्र के अन्य अंग कौन कौन से हो सकते हैं अगर इनकी बात की जाए तो जैसे कि सबसे पहले मूत्राशय, सॉरी मूत्रवाहिनियाँ, मूत्रवाहिनियाँ यानी कि यूरेटर्स, मूत्रवाहिनियाँ यूरेटर्स, आगे अपन डायग्राम से भी समझेंगे कि कहाँ कहाँ है ये मूत्रवाहिनियाँ, ठीक है। मूत्रवाहिनियाँ यूरेटर्स और उसके बाद में मूत्राशय, मूत्राशय यानी मतलब यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय को कहेंगे यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। चलिए उसके अलावा अगर हम बात करें तो मूत्रमार्ग, मूत्रमार्ग यानी कि यूरेथ्रा, ठीक है। चलिए
तो भाई कि मेन मुख्य उत्सर्जी अंग तो क्या हो गया, किडनी हो गया। अब इसको एक बार देखो अपन डायग्राम से भी समझ लेते हैं ना कि कहाँ किडनी है जो है कि हमें पता है कि दोनों ओर स्थित होती है, ठीक है। और अगर अब मैं बात करूँ तो हमारी जो बाई ओर की किडनी है वो दाई ओर की किडनी से थोड़ा नीचे स्थित होती है। उसका रीज़न क्या है कि भाई जो हमारे बाई ओर साइड है हमारा हार्ट पाया जाता है ना, फेफड़े के पीछे हमारा बाई ओर साइड हमारा हृदय होता है। तो बाया फेफड़ा भी थोड़ा क्या होता है, नीचे की ओर होता है। उसके नीचे होने के कारण से ही बाई किडनी भी क्या होती है, थोड़ी नीचे होती है ना। और पहले तो इनकी की स्थिति क्या है ना, तो किडनियों की स्थिति की अपने देख ली कि बाई किडनी जो है वो नीचे की ओर होगी, थोड़ा नीचे की ओर इसको बनाएंगे। और दाई किडनी थोड़ा सा ऊपर होगी, थोड़ा सा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा दाई किडनी जो है वो ऊपर होती है। इसी किडनी के ऊपर क्या है, एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है भाई, एड्रिनल ग्रंथि। तो ये तो होगी किडनी। अब इन किडनियों से, इन वृक्क से क्या निकली होती है, मूत्रवाहिनियाँ। क्या निकली होती है भाई, मूत्रवाहिनियाँ। ये देखिए यहाँ पे दोनों ओर, दोनों किडनी से एक एक जो है यूरेथ्रा यानी मूत्रवाहिनियाँ निकली होती है, ठीक है, ये मूत्रवाहिनियाँ। चलिए, ये मूत्रवाहिनियाँ किस में खुलती है, एक त्रिकोण संरचना वाले मूत्राशय में खुलती है। त्रिकोण संरचना वाले इस मूत्राशय में, जिसको हम कहेंगे यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। और ये मूत्राशय जो है आगे इससे, ये आगे ये मूत्राशय जो है किस से मतलब किस में खुलता है, ये खुलता है मूत्र मार्ग में। किस खुलता है भाई, मूत्र मार्ग में, ठीक। चलिए, तो ये हो गए भाई मेन उत्सर्जित तंत्र के ये 4 अंग होते हैं। चलो, तो एक बार इनको लेबल कर लेते हैं अपन, और फिर बाद में जानते हैं कि इनके कार्य कैसे कैसे क्या है, ठीक है। चलो, ये आपके वृक्क या किडनी, वृक्क या किडनी, और ये मूत्रवाहिनियाँ, मूत्रवाहिनियाँ यानी यूरेटर्स, यूरेटर्स, ये मूत्राशय, मूत्राशय, यूरिनरी, यूरिनरी ब्लैडर, और ये मूत्रमार्ग, यूरेथ्रा। चलिए, अब देखते हो कि इसकी मतलब इनके कार्य क्या है। अगर हम बात करें सबसे पहले किडनी की, तो मेन रोल हमने क्या कहा कि इसी के लिए लिखा था अपन ने कि वृक्क या किडनी जो होती है वही उत्सर्जी अंग का सबसे महत्वपूर्ण अंग। यानी कि रक्त जो है शरीर की कोशिकाओं से लाकर किस में डाला जाएगा, इस वृक्क में ही डाला जाएगा। यानी इस रक्त को छानने का काम जो है ना, मेन छानने का काम वो इस वृक्क या किडनी के अंदर ही होता है। फिर यहाँ से यूरिक और यूरिया और यूरिक अम्ल जो निकलकर इस मूत्रवाहिनियों द्वारा, इन मूत्रवाहिनियों द्वारा कहाँ पहुँचता है भाई, मूत्राशय में कहाँ पहुँचता है, मूत्राशय में। तो मूत्रवाहिनियाँ तो सिर्फ क्या काम कर रही है भाई, यूरिन को मूत्राशय तक पहुँचाने का कार्य कर रही है। तो मेन काम जो है रुधिर को छानने का वो कहाँ हो जाता है भाई, या किडनी में। इसीलिए इसको क्या कहते हैं भाई, मुख्य अंग, ठीक है। चलिए, अब वृक्क या किडनी की अपन बात करें कि भाई इसके लिए कि एक जोड़ी होती है मानव शरीर में, एक इसकी मतलब मानव शरीर में ये किडनी या वृक्क कितने होते हैं भाई, ये एक जोड़ी होते हैं। और साथ ही साथ में भाई एक जोड़ी, एक जोड़ी, ठीक है, एक जोड़ी होते हैं। अब इनकी शेप की बात करते हैं। इनके शेप को लेके या इसकी आकृति को लेके क्वेश्चंस भी बने हैं कि भाई इसकी आकृति कैसी होती है। कि आकार की मैं बात करूं तो सेम के बीज की आकृति होती है भाई, सेम की एक फली होती है ना, उस सेम की फली को आप जब खोलोगे तो उसका जो बीज होता है वो बीज कुछ ऐसा ही होता है ना, बीन लाइक शेप्ड होता है, ठीक है। तो ऐसा बीन लाइक शेप्ड हमारे किसका है भाई, मतलब ये बीन जो है, इस बीन लाइक शेप्ड की हमारी क्या होती है, किडनी होती है, वृक्क होते हैं, ठीक है। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं बीन लाइक शेप, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम कि इसका आकार, आकार सेम के, सेम की आकार, सेम की फली, सेम की फली के बीज की आकृति, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लेके काफ़ी क्वेश्चंस अब आए हैं ना, काफ़ी एग्जाम में इसका ये क्वेश्चंस देखा गया है, इसकी आकृति के बारे में पूछा गया है। चलिए, उसके बाद में हम बात करें रंग, रंग तो बात करें तो रंग होता है गहरा भूरा, या कभी कभी जैसे रंग, रंग होता है इसका गहरा भूरा या रंग गहरा भूरा, ठीक है, गहरा भूरा रंग होता है। अच्छा, वैसे इसका आयतन पूछा नहीं जाता, इसका वजन नहीं पूछा जाता है, फिर भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि वजन होता है 150 ग्राम। देखो, पुरुषों में थोड़ा इसका वजन ज़्यादा होता है जबकि महिलाओं में थोड़ा इससे कम होता है, ठीक है। पर हम सामान्य रूप से देखें तो लगभग दोनों में कि भाई 150 ग्राम की ये जो है हमारी दोनों किडनियाँ होती है, प्रत्येक है ना 150 ग्राम की होती है। फिर हम इसकी बात करें आमाप की, आमाप की बात करूँ जैसे, तो 12 सेंटीमीटर लंबी, भाई कितनी लंबी होती है, 12 सेंटीमीटर लंबी होती है।
ठीक है, 5 सेंटीमीटर ये चौड़ी होती है, और 2 सेंटीमीटर की अगर मैं बात करूँ, सॉरी 3 सेंटीमीटर है ना, 3 सेंटीमीटर ये मोटी होती है, मतलब थिक होती है। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये हमारे एनसीईआरटी की बुक्स में भी मेंशन है ना, तो कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ से भी क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। चलो, अब बात करते हैं कि इस वृक्क या किडनी की स्वयं की संरचनात्मक इकाई क्या है। भाई ये जो वृक्क और किडनी है, ये किन किन छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है। तो इस वृक्क या किडनी के अंदर भी एक छोटी इकाई पाई जाती है जिसे हम कहते हैं वृक्कक। क्या कहेंगे भाई? वृक्कक, या जिसे हम कहेंगे नेफ्रॉन्स। क्या कहेंगे? नेफ्रॉन। ये जो नेफ्रॉन या वृक्कक होता है, वही मेन रक्त को छानने का काम करता है। ठीक है, और ये पूरी किडनी जो है, इस किडनी में नेफ्रॉन ही होते हैं। मतलब इस किडनी का कार्य जो है कि भाई रुधिर को छानना, इस किडनी के अंदर वो रुधिर को छानने का कार्य कौन करती है? वो करती है वृक्कक या नेफ्रॉन। तो इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट कह दो, इसकी फंक्शनल यूनिट कह दो, मतलब इसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कह दे, तो इसकी संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि ये नेफ्रॉन जो है प्रत्येक किडनी में होते कितने हैं ना। ये नेफ्रॉन प्रत्येक किडनी में 10 लाख होते हैं। 10 लाख इसमें, 10 लाख इसमें, तो लगभग कितने हो गए भाई? 20 लाख। अब आप सोचिए कि कितनी छोटी सी संरचना होगी हमारी ये नेफ्रॉन, और जिसके द्वारा जो है ये रुधिर को छानने का काम किया जाएगा, है ना। तो देखते हैं यहाँ पे कि भाई इस लिखते हैं अपन किससे, स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल यूनिट वृक्क की। क्या इंपॉर्टेंट डाल के लिखेंगे आप कि वृक्क की संरचनात्मक एवं वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एंड फंक्शनल यूनिट। यहाँ पे हमारा क्या आंसर आएगा? वृक्कक, वृक्कक या नेफ्रॉन, वृक्कक या नेफ्रॉन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे देखो कि वृक्कक और नेफ्रॉन हो गया। चलो अब देखो कि यहाँ से कि भाई ये वृक्क था, इसमें नेफ्रॉन के द्वारा ही रुधिर को छाना जाएगा, यूरिया और यूरिक अम्ल को अलग किया जाएगा। फिर यहाँ से जो यूरिया यूरिक अम्ल अलग होते हैं, तो वो कहाँ कहाँ जाएंगे भाई? वो जाएंगे मूत्रवाहिनियों में। कहाँ जाएंगे? मूत्रवाहिनी में। तो इसका दूसरा अंक क्या है? मूत्रवाहिनियाँ। अब मूत्रवाहिनियों की स्थिति देख लेते हैं अपन। मूत्रवाहिनियाँ, मूत्रवाहिनियाँ, या इसे कहते हैं यूरेटर्स। क्या कहेंगे भाई? यूरेटर्स। ठीक है, कितनी होती है भाई? कि देखो अभी अपन ने पिछले इसमें डायग्राम में देखा था कि दोनों किडनियों से जो है एक एक मूत्रवाहिनियाँ निकली रहती है, यानी ये भी पेयर में होती है। या तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि एक जोड़ी नलिका जो डक्ट के रूप में, एक जोड़ी होती है जो कि नलिका या डक्ट के रूप में होती है, और इनकी लंबाई की लेके के भाई लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर होती है। ये किडनी से मूत्र या यूरिन को मूत्राशय में पहुंचाने का काम करती है। इनमें किसी भी प्रकार से रुधिर का मतलब छनन होना या रुधिर को छानने का काम नहीं होता। बस इनका सीधा सिंपल सा काम है कि जो रुधिर छान लिया गया है, उसे यूरिया यूरिक अम्ल को अलग कर लिया गया है, उस यूरिन को किडनी से लेकर मतलब मूत्राशय तक, अगर हम बात करें यूरिनरी ब्लैडर, वहां तक पहुंचाने का काम होता है इन मूत्रवाहिनियों का। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं अपन कि एक जोड़ी एक जोड़ी नलिका के रूप में, एक जोड़ी नलिका या डक्ट, नलिका या डक्ट के रूप में, एक जोड़ी नलिका या डक्ट के रूप में होती है। और चलिए ऐसे लिखे कि एक जोड़ी डक्ट या नलिका के रूप में जो कि जो कि यूरिन को जो कि यूरिन को यूरिन को मूत्राशय मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाती, यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाती। चलिए अब बात करते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर क्या है।
यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय, इसका काम क्या है? अब ध्यान रखना कि मूत्र जो है, ऐसा नहीं है कि इस यूरिनरी ब्लैडर में आते ही, मूत्राशय में आते ही जो है सीधा मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें मूत्र कुछ समय के लिए स्टोर होता रहता है। जब ये मूत्राशय पूरी तरह से भर जाता है, उसके बाद में हमें मतलब ऐसा पैन होता है, ऐसा संकेत मिलता है कि हमें यूरिन पास करना है ना, और उसी के बाद हम जो है यूरिन को शरीर से बाहर त्यागते हैं। तो इसमें लगातार यूरिन आता रहेगा, स्टोर होता रहेगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट बात करते हैं मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। त्रिकोणीय संरचना होती है, त्रिकोणीय संरचना, त्रिकोणीय संरचना होती है, ठीक है। त्रिकोणीय संरचना होती है जहां मूत्र को कुछ समय के लिए जो है संचित किया जाता है ना, यहाँ मूत्र या यूरिन को, यहाँ मूत्र या यूरिन को कुछ समय तक, कुछ समय के लिए संचित किया जाता है, संचित या भाई ये कैपेसिटी है, उतना ही ये मूत्र को स्टोर कर सकता है, और उसके बाद जो है हमें यूरिन को शरीर से बाहर त्यागना होता है। कभी कभार आपने देखा होगा कि आप जब ट्रैवल करते हैं या कोई ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाते हैं कि जब आप मतलब यूरिन आपको लग रहा है लेकिन आप नहीं पास कर पा रहे, ठीक है। तो उस समय क्या होता है कि इस मूत्राशय में लगातार मूत्र आता रहता है और इसकी दीवारों पर एक दाब, एक प्रेशर पड़ता रहता है। तो आपने देखा होगा कि अचानक से आपको पेट दर्द होने लग जाता है, पर जैसे ही आप यूरिन पास करके आते हो और आप अपने आप को बहुत ही रिलैक्स फील करते हो, क्योंकि ये जो इसकी दीवारों पर जो इसके दाब पड़ रहा था वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे वापस क्या हो जाती है भाई कि संकुचित होने लगती है, उसको रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। तो वैसे तो बेसिकली अगर हम बात करें तो मूत्र को कभी ज़्यादा टाइम तक, यानी यूरिन कभी ज़्यादा टाइम तक नहीं रोकना चाहिए। इससे क्या हो सकता है कि स्टोन प्रॉब्लम हो सकती है, वृक्क में पथरी की प्रॉब्लम हो सकती है ना, तो मूत्र को ज़्यादा समय तक रोक के भी नहीं रखना चाहिए। चलिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं, मूत्राशय हो गया, अब बात करते हैं मूत्र मार्ग की। अब मूत्र मार्ग का काम क्या है भाई? इस मूत्राशय से मूत्र जो है कहाँ जाएगा? मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा, यहाँ से मूत्र या यूरिन को शरीर से बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो देखेंगे कि मूत्राशय से आए हुए, मूत्राशय से, मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर से आए हुए, आए हुए मूत्र को, आए हुए मूत्र को मूत्र मार्ग द्वारा, मूत्र मार्ग यूरेथ्रा द्वारा शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। यूरेथ्रा द्वारा शरीर से बाहर, शरीर से बाहर निकाला जाता है, शरीर से बाहर निकाला जाता है। चलिए, तो देखो कि भाई पहले तो हमने ये वैसे प्रोसेस देखा कि यूरिन कैसे जो है वृक्क से मूत्रवाहिनियों में आता है, मूत्रवाहिनियों से मूत्राशय में, और मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है, ठीक है। अब देखेंगे इसका एक्चुअल कि भाई ये किस तरीके से जो है यूरिन बना है ना, ये यूरिन में जो यूरिक अम्ल, ये जो उत्सर्ज्य पदार्थ है हमारे यूरिया, यूरिक अम्ल, ये कैसे मूत्र में आए हैं ना, होते तो ये हमारे रक्त के अंदर है, ठीक है, कुछ मात्रा में लीवर में भी होते हैं, तो फिर लीवर से और रक्त से ये कैसे किडनी तक पहुंचे और किडनी के द्वारा इसको कैसे अलग करके यूरिन में मिलाया गया, तो अब अपन वो चीज़ देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो ये आपने लिखी कि एक तो मूत्रवाहिनियों की लंबाई, भाई इसको लेके भी एक बार क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि जो मूत्रवाहिनियाँ हैं इनकी लंबाई होती है लगभग लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है भाई? 20 से 25 सेंटीमीटर इनकी लंबाई होती है, ठीक है। और अगर बात करूँ मैं इसकी, किसकी? मूत्र मार्ग की, है ना, तो नर में इसकी लंबाई अगर मैं बात करूँ तो अलग होती है, और महिलाओं में इसकी लंबाई जो है वो अलग होती है, ठीक है। नर में 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और मादा में हम बात करें तो बहुत छोटा होता है, यानी कि लगभग 4 सेंटीमीटर। दोनों में इनका जो है मतलब इनकी लंबाई अलग अलग है, ठीक है। चलो, अब बात करें नेफ्रॉन के बारे में, बात करेंगे, है ना। हमने क्या कहा कि भाई जो वृक्क है, किडनी है, उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट यानी उसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक यूनिट, है ना, वो कौन सी है? तो वो है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन या वृक्क के द्वारा ही जो है हमारे शरीर में मेन रुधिर को छानने का काम किया जाता है, ठीक है। तो कैसे काम करती है नेफ्रॉन, पहले देख लेते हैं कि नेफ्रॉन की संरचना होती कैसी है, ठीक है। और ये तो अपन ने बात ही कर ली कि भाई प्रत्येक किडनी में लगभग 10-10 लाख होती है, यानी टोटल हमारे शरीर में अगर बात करूँ मैं नेफ्रॉन की, 20 लाख नेफ्रॉन होती है। कितनी होती है भाई? 20 लाख नेफ्रॉन, ठीक है। उन 20 लाख नेफ्रॉन्स का एक ही काम है, लगातार रुधिर को छानते रहना, लगातार रुधिर को छानते रहना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेफ्रॉन,
नेफ्रॉन्स या वृकक, नेफ्रॉन्स या वृकक। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले तो कि भाई ये वृक्क की क्या है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, और उत्सर्जी मतलब उत्सर्जी, उत्सर्जन की संरचनात्मक, उत्सर्जन तंत्र की भी कह सकते हैं अपन इसको। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र की कह दो या वृक्क की कह दो, बात एक ही है। ठीक है, तो उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र या या वृक्क की, वृक्क या किडनी की संरचनात्मक वे, संरचनात्मक, संरचनात्मक वे क्रियात्मक, क्रियात्मक वे क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक वे क्रियात्मक इकाई होती है। प्रत्येक किडनी में, प्रत्येक किडनी में, प्रत्येक किडनी में 10 लाख, 10 लाख नेफ्रॉन होते, 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक किडनी में इसकी संख्या पूछी जा सकती है भाई कि प्रत्येक किडनी में कितने होते हैं, तो 10 लाख होती है, यानी 10 लाख इधर 10 लाख इधर, तो दोनों तरफ क्या हो गई भाई कि 20 लाख हो गई। अच्छा, अब नेफ्रॉन का मेन कार्य क्या है ना भाई, क्या क्या कार्य करती है, ये कार्य करती है यूरिन फॉर्मेशन का, यानी मूत्र का निर्माण करती है। रुधिर को छान कर फिर उससे जो उत्सर्जित पदार्थ यूरिन में मिलाती है, तो यूरिन का ही निर्माण करना इसका मेन कार्य है। ठीक है, तो प्रत्येक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं जो कि मूत्र निर्माण, जो कि मूत्र निर्माण यानी यूरिन फॉर्मेशन, मूत्र निर्माण, यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन का कार्य, का कार्य करती है, का कार्य करती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि ये नेफ्रॉन है कैसी, कैसी दिखाई देती है, इसकी संरचना क्या है। तो नेफ्रॉन की संरचना की अगर मैं बात करूं तो देखो कि इसमें किस तरीके की ये दिखाई देती है, कौन सी धमनियां हैं जो शरीर के सभी अंगों से रक्त को लेके आएगी, और कौन सी धमनियां हैं जो इस रक्त के, जब आप रक्त को छान लेते हो तो रक्त में जो उपयोगी पदार्थ होते हैं वापस अंगों तक पहुंचा दिए जाते हैं। तो ये कार्य कैसे पॉसिबल हो रहा है ना, वो अपने को देखना है। तो इसको देखिएगा, नेफ्रॉन की मैं अगर बात करूं तो एक ऐसी नलिका, एक ऐसी नलिका जिसे हम कहेंगे अभिवाही, अभिवाही धमनी। क्या कहेंगे भाई, अभिवाही धमनी, अभिवाही धमनी, या इसको हम कहते हैं अभिवाही धमनी कह दो इसको, या इसको कह दो एफेरेंट आर्टरीज। क्या होती है, एफेरेंट आर्टरीज। ठीक है, तो या अपन यहाँ धमनी की जगह ये लिखेंगे कि अभिवाही रक्त नलिका, अभिवाही रक्त नलिका, एफेरेंट डक्ट, अभिवाही, अभिवाही रक्त नलिका। ठीक है, ये होती है अभिवाही रक्त नलिका। इसे कहते हैं एफेरेंट, एफेरेंट ट्यूब्यूल, एफेरेंट। ठीक है, एफेरेंट। चलिए अब इसका क्या काम है ये अभिवाही रक्त नलिका क्या काम करती है। पहले तो देखो कि ये अभिवाही रक्त नलिका है जो मैंने थोड़ी बड़ी बनाई है, चौड़ी बनाई है। ठीक है, ये अभिवाही रक्त नलिका क्या करती है, शरीर की सभी कोशिकाओं से रक्त को लेके आती है ना, शरीर की सभी कोशिकाओं से रक्त को लेके आती है। कहाँ तक, वृक्क के पास में। कहाँ पर, किडनियों में लेके आने का काम। भाई किडनियों में रक्त को लेके आने का काम कौन कर रही है, ये अभिवाही रक्त नलिका कर रही है। ये अभिवाही रक्त नलिका जो है आगे जाके जो है पतली पतली, बिल्कुल पतली पतली नलिकाओं में हो जाती है, ऐसे कुंडलित अवस्था में हो जाती है और बिल्कुल पतली नलिकाओं में हो जाती है। ठीक है, चलिए उसके बाद में इसको देखो कि यहाँ पर जैसे इस नलिका से रक्त आया, रक्त नलिका से ये रक्त कहाँ आया, इन पतली नलिकाओं में आया, और इन पतली नलिकाओं से ये जो रक्त है वापस शरीर की विभिन्न अंगों तक कौन सी नलिका लेके जाती है। देखो एक नलिका तो रक्त को लेके आ रही है किडनी तक, और एक नलिका क्या करेगी, रक्त को वापस किडनी से जो है शरीर के अंगों तक लेके जाएगी। भाई कौन से रक्त को, जिस मतलब जिस रक्त का शुद्धिकरण हो चुका है, जिस रक्त को छान लिया गया है, उसमें से उत्सर्जित पदार्थों को अलग कर लिया गया है, और जो शुद्ध रक्त है जिसके अंदर हमारे पोषक पदार्थ होंगे उनको जो है वापस अंगों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। तो ये जो लेके आ रही है वो तो कहलाती है अभिवाही रक्त नलिका, इसको कहते हैं एफेरेंट ट्यूब्यूल। ठीक है, और जो यहाँ से वापस पोषक पदार्थों को, या हम कह दें कि रक्त को लेके जाएगी, ठीक है, ये होती है बिल्कुल। इसका व्यास अगर हम देखें तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा। भाई लेके आने वाली तो बहुत मोटी है,
ठीक है, तो वो बहुत प्रेशर से रक्त को लेकर आएगी। लेकिन आगे जाके जब ये नलिकाएं बिल्कुल पतली पतली हो जाती है तो यहाँ पर क्या होगा भाई, रक्त जो है आ तो बहुत तेजी से रहा है, और यहाँ पे आते यहाँ पर क्या हो गया भाई, रास्ता बिल्कुल संकुचित हो गया है, तो रक्त जो है एक प्रेशर से जाएगा, इस पर यहाँ पर एक दाब पड़ेगा। क्या पड़ेगा भाई, दाब। तो पहले चीज तो कि ये जो वापस रक्त को लेके जाएगी, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अपवाही। अपवाही रक्त नलिका है ना, जो वापस क्या करेगी, वापस रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक लेके जाएगी, ये कहलाती है अपवाही, अपवाही रक्त नलिका, या इसे कहेंगे इफेरेंट ट्यूब। क्या कहेंगे, इफेरेंट, इफेरेंट ट्यूब। ठीक है, ये इफेरेंट ट्यूब्यूल। अब ध्यान से समझना यहाँ पे कि ये जो रक्त छोटी छोटी, मतलब ये जो नलिकाएं ये पतली पतली नलिकाओं में विभाजित हो गई है ना, यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो पतली नलिका में हो गई, तो यहाँ से रक्त आया और इन पतली नलिकाओं में गया। अब रक्त बहुत प्रेशर से आ रहा है, तो इन नलिकाओं के द्वारा उस रक्त पर एक दाब लगाया जा रहा है। उससे क्या होता है कि कुछ रक्त छनकर यहाँ नीचे इस, अगर हम बात करें इस संरचना में है ना, तो हम एक प्यालेनुमा संरचना कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्यालेनुमा संरचना। तो रक्त क्या होता है, इसमें से छन छन के इस प्यालेनुमा संरचना में आ जाता है, यानी इस रक्त में से जो भी उत्सर्जित पदार्थ होता है ना, उत्सर्जित पदार्थ वो छनकर कहाँ आ जाता है, इसके अंदर आ जाता है। जैसे आप चाय छलनी से, आप चाय पत्ती को, चाय छलनी से जब आप चाय छान लेते हो तो भी आपको लगता है कि अभी भी इसमें कुछ चाय है, तो आप क्या करते हो, चम्मच से एक प्रेशर लगाते हो उस चाय की पत्ती पे, ताकि थोड़ी बहुत और चाय हो तो वो निकलकर उस कप के अंदर आ जाए। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि तो रक्त बहुत तेज गति से रहा है, लेकिन यहाँ पतली नलिकाओं में अब रक्त की क्या हो गई है भाई, स्पीड से जा रहा है, लेकिन जगह नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर जो दाब लगता है, उस दाब में से क्या होता है कि इस रक्त के अंदर जो है कुछ पदार्थ निकलकर इस प्यालेनुमा संरचना में आ जाती हैं। तो सबसे पहले चीज़ तो कि ये प्यालेनुमा जो संरचना है ये क्या कहलाती है, इसको कहते हैं वोमेन संपुट। क्या कहते हैं भाई, इसको कहते हैं वोमेन संपुट। ठीक है, तो ये प्यालेनुमा संरचना आपकी क्या हो गई, वोमेन संपुट। ठीक है, चलो अब ये जो वोमेन संपुट है, अब ध्यान से समझना यहाँ पे कि ये जो रक्त नलिकाओं का ये जो जाल जैसा बना हुआ है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं भाई, ग्लोमेरुलस। ठीक है, अब ध्यान से समझना कि ये तो भाग कहलाया आपका ग्लोमेरुलस, और नीचे ये प्यालेनुमा संरचना क्या कहलाती है, ये कहलाती है वोमेन संपुट, ग्लोमेरुलस। यहाँ पर इस अभिवाही रक्त नलिका के द्वारा जो रक्त यहाँ ग्लोमेरुलस में लाया गया और उसमें से फिल्ट्रेट होकर जो पदार्थ यहाँ वोमेन संपुट में आ गए, जो पदार्थ यहाँ वोमेन संपुट के अंदर आ गए, वो कहलाता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। क्या कहलाता है भाई, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। अब देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट आया है इसके अंदर जो है हमारे उत्सर्जित पदार्थ ही होंगे। भाई उत्सर्जित पदार्थ तो आएगा ही वहाँ से निकलकर, के अलावा कुछ पोषक पदार्थ भी यहाँ गलती से आ जाते हैं फिल्ट्रेट। ठीक है, फिल्ट्रेट। चलिए, तो यहाँ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में यूरिक अम्ल तो रक्त से निकल के आ गया। भाई ये जो रक्त यहाँ पे था ग्लोमेरुलस में, यहाँ से कुछ पदार्थ यहाँ पे आ गए वोमेन संपुट में, तो उस पदार्थों में क्या क्या होगा, हमारे उत्सर्जित पदार्थ होंगे, यूरिक अम्ल हो गए। इसके अलावा कुछ विटामिन भी इसके अंदर आ जाते हैं, कुछ खनिज तत्व भी आ जाते हैं, कुछ पोषक पदार्थ लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वैसा वो भी आ जाती है, और जल की मात्रा भी आ जाती है ना। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में जो है पोषक पदार्थ प्लस जो है उत्सर्जित पदार्थ दोनों ही होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि इसी नलिकाओं के द्वारा जब ये पदार्थ छनके तो इधर आ जाते हैं, और बाकी वापस ये पूरा रक्त कहाँ जाता है, वापस अंगों तक भेज दिया जाता है। तो अंगों तक लेके जाने वाली अपवाही रक्त नलिका जिसे कहते हैं इफेरेंट ट्यूब्यूल। चलिए अब बात करते हैं कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट जो है आगे कहाँ जाएगा। ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट जो है आगे इन्हीं नलिकाओं में बहता है। अब इन्हीं नलिकाओं में मैं बात करूं तो ये बिल्कुल जो है इस वोमेन संपुट के पास में है ना, वोमेन संपुट के पास में है, तो इसको कहते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। क्या कहते हैं, समीपस्थ कुंडलित नलिका। वोमेन संपुट के पास में इसलिए इसको समीपस्थ, और कुंडलित अवस्था में इसलिए इसको समीपस्थ कुंडलित नलिका, या इसको हम कहेंगे प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। क्या है, प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि समीपस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका, और मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ कि इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। तो इसको हम कह सकते हैं पीसीटी। क्या कह सकते हैं, पीसीटी कह सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे भी पीसीटी शब्द में शॉर्ट में बोलो तो समझ जाना कि प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल के बारे में बात हो रही है, समीपस्थ कुंडलित नलिका के बारे में बात हो रही है। अच्छा, अब ये नलिका आगे क्या होती है, आगे ये नलिका आगे बढ़ती जाती है, और आगे किस में खुलती है, हेनले के लूप में। और हेनले का लूप एक्चुअल में होता क्या है, लाइक पेन लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसी जो हमारी मतलब हेयर पिन होती है ना हमारे
बस मतलब बालों में लगाने के लिए, उस तरीके की ये पिन लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इसको कहते हैं हैंडले का लूप। क्या कहते हैं भाई? इसे कहते हैं हैंडले का लूप, ठीक है। तो ये सेमीपस नलिका आगे किस में खुल गई? ये सेमीपस नलिका आगे खुलती है हैंडले के लूप में, ठीक है। चलिए अब आगे बात करूं कि ये हैंडले का लूप किससे जुड़ा हुआ होता है। तो ये हैंडले लूप जो है ये आगे एक और नलिका से जुड़ा होता है जिसे हम कहते हैं डिस्टिल ट्यूब्यूल, डिस्टिल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टिल क्यों कहेंगे? क्योंकि ये देखो वोमेन संपुट से दूर है, वोमेन संपुट से दूर है, इसलिए इसको कहेंगे डिस्टिल यानी दूरस्थ कुंडलित नलिका, ठीक है। तो एक नलिका इसमें होती है दूरस्थ कुंडलित नलिका, डिस्टिल दूरस्थ दूरस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका, या इसको हम कहेंगे डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। तो मैं इसको शॉर्ट में लिख सकती हूँ डीसीटी। क्या लिख सकती हूँ भाई? डीसीटी, ठीक है। पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल और डीसीटी जो है डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। चलिए अब ये जो डिस्टल, इन तीनों नलिकाओं में काम क्या होता है? इन कौन कौन सी? एक तो समीपस्थ कुंडलित नलिका, एक हैंडले लूप और एक दूरस्थ कुंडलित नलिका। इन तीनों नलिकाओं में जैसे ही ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट आता है तो इस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में से जो आवश्यक पदार्थ है हमारे शरीर के, जो भी वो भी तो आए ना इसके अंदर, उनको क्या किया जाता है? उनका अवशोषण किया जाता है। उनका क्या किया जाता है? अवशोषण। यानी उत्सर्जन तंत्र की क्रिया में पहला काम क्या होता है? रक्त को छानना, रक्त को छानना, उसमें से यूरिया यूरिक अम्ल को अलग करना, ठीक है। उसके बाद में दूसरा काम क्या होता है? पुनः अवशोषण का। क्या होता है भाई? पुनः अवशोषण का। तो क्वेश्चन यही ऐसे ही बनते हैं कि एक नेफ्रॉन की संरचना में या नेफ्रॉन में उस पुनः अवशोषण की क्रिया किसके द्वारा की जाती है? तो नेफ्रॉन में पुनः अवशोषण यानी रीअब्जॉर्प्शन की जो प्रक्रिया है वो की जाती है समीपस्थ कुंडलित नलिका पीसीटी के द्वारा, हैंडले लूप और डीसीटी के द्वारा, ठीक है। तो ये जैसे ही ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट धीरे धीरे यहाँ आगे बढ़ेगा तो इन नलिकाओं में से क्या कर दिया जाएगा? जो पोषक तत्व आ गए थे जैसे लाइक विटामिन आ गए, कुछ खनिज तत्व आ गए, उनका अवशोषण कर लिया जाएगा और यूरिया यूरिक अम्ल इसके अंदर ही रहने दिए जाएंगे, ठीक है। यानी पुनः अवशोषण रीअब्जॉर्प्शन की क्रिया में यूरिया यूरिक अम्ल का अवशोषण नहीं होता है, उनका अवशोषण नहीं होता है, लेकिन जो पोषक पदार्थ आ गए थे गलती से, विटामिन, खनिज तत्व, जल, इनका अवशोषण कर लिया जाता है, ठीक है। चलो अब ये अवशोषण होता कैसे है भाई? और चलो अवशोषित कर भी लिया तो इनको शरीर के अंगों तक पहुंचाओगे कैसे? कहा जाएगा जो अवशोषित किया गया भाग है? तो ध्यान से समझना कि ये जो अपवाही रक्त नलिका है, इफेरेंट ट्यूब्यूल है, ये यहाँ से भी छने हुए रक्त को कहाँ ले जाती है? जब रक्त से छनकर ये यूरिया यूरिक अम्ल अलग हो जाते हैं तो उस रक्त को कहाँ ले जाती है? शरीर के विभिन्न अंगों तक। इसी अपवाही रक्त नलिका से ही कुछ पतली पतली रक्त केशिकाएं भी निकली होती है और वो पूरी रक्त केशिकाएं क्या होती है? ये रक्त केशिकाएं जो है, ये रक्त केशिकाएं यहाँ से इसकी दीवारों से पतली पतली रक्त केशिकाएं जो है इस पीसीटी, हैंडले रूप और डीसीटी इसके चारों ओर फैली रहती है। अब ये नलिका क्या करेगी? डबल काम करेगी भाई, ये दोहरा लाभ देती है। ये नलिका जो है पतली पतली ये केशिकाएं जो है ये दोहरा लाभ देती है। दोहरा लाभ कैसे? कि वाय द वे कि मान लो कि ये जब ये रक्त यहाँ पे छना है ना, ये रक्त जब यहाँ छन गया था तो इससे पोषक पदार्थ प्लस उत्सर्जित पदार्थ तो ग्लोमेरुलस में आ गए, इसमें सॉरी वोमेन संपुट में आ गए, लेकिन हो सकता है कि कुछ मात्रा में, कुछ मात्रा यानी 1% से भी कम की बात करूं, 1% से भी कम अगर कुछ पदार्थ है वो मान लो गलती से इस रक्त के साथ गए, जो जिस रक्त को ये वापस अंगों तक लेके जा रही थी, तो उनमें से भी उत्सर्जित पदार्थों को निकाल देती है। उत्सर्जित पदार्थों को निकालकर यानी शुद्ध रूप से ही हमारा रक्त जो है वापस शरीर के अंदर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर गलती से आए हुए उत्सर्जित पदार्थों को ये नलिकाएं लाके किस में छोड़ देगी? इस पीसीटी, हैंडले के लूप और डीसीटी के अंदर छोड़ देगी। उत्सर्जित पदार्थों को तो इसमें छोड़ देगी, तो मैं इसको इस तरीके से कर सकती हूँ कि भाई उत्सर्जित पदार्थ तो इसके अंदर छोड़े जाएंगे और यहाँ से पोषक पदार्थ जो है इसके अंदर डाले जाएंगे। यानी पोषक पदार्थों का ये क्या कर लेगी? अवशोषण कर लेगी। पोषक पदार्थों का अवशोषण करके रक्त के साथ में, रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक वापस पहुंचा देती है। ये काम होता है। चलिए अब देखो कि यहाँ पे जो है रक्त का पुनः अवशोषण हुआ, मतलब सॉरी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट्स का पुनः अवशोषण हुआ, उसमें से पोषक पदार्थ तो जो है इन रक्त केशिकाओं के माध्यम से अपवाही रक्त नलिका में डाला गया और जो उत्सर्जित पदार्थ है वो इन नलिकाओं में आ गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर यूरिया यूरिक अम्ल, ठीक है, ये यूरिया यूरिक अम्ल कहाँ जाते हैं? तो ये जो डीसीटी है हमारी, ये डीसीटी आगे किस में खुलती है? ये डीसीटी खुलती है यहाँ पर, डीसीटी यहाँ एको नलिका होती है जिसे हम कहते हैं संग्राहक नलिका, कनेक्टिव, जिसे हम क्या कहेंगे भाई? संग्राहक नलिका। संग्राहक नलिका मतलब जो है कि भाई इसके अंदर जो है आपका ये पूरा जो जल और जल के अंदर मिले हुए कौन से यूरिया और यूरिक अम्ल है ना, तो ये क्या हो गया? जिस जल और यूरिया यूरिक अम्ल मिलकर क्या करते हैं? यूरिन का निर्माण करते हैं और ये यूरिन कहाँ छोड़ दिए जाते हैं? इस संग्राहक नलिका में। किसमें? संग्राहक नलिका में। संग्राहक नलिका
कलेक्टिव ट्यूब्यूल में, है ना। इस कलेक्टिव ट्यूब्यूल या संग्राहक नलिका में जो है ये मूत्र के रूप में यहाँ पर छोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से जैसे ही इस संग्राहक नलिका में ये मूत्र आ जाएगा तो इस संग्राहक नलिका से क्या जुड़ी होती है भाई, इस संग्राहक नलिका से जुड़ी होती है हमारी मूत्रवाहिनियाँ। क्या जुड़ी होती है, मूत्रवाहिनियाँ। तो मूत्रवाहिनियाँ क्या करेगी, इस संग्राहक नलिका से यूरिन को कलेक्ट करेगी। भाई यहाँ पे यूरिया यूरिक अम्ल बचा था और जल ही बचा था, ठीक है, बाकी तत्वों का तो अवशोषण हो गया था। तो जब जल के अंदर यूरिया यूरिक अम्ल मिल गया तो किसका निर्माण हो गया भाई, यूरिन का निर्माण हो गया, मूत्र का निर्माण हो गया, ठीक है। अब ये यूरिन यहाँ संग्राहक नलिका में आता है, कलेक्टिव ट्यूब्यूल में आता है, तो यहाँ से ही हमारी क्या जुड़ी होती है भाई, मूत्रवाहिनियाँ। ये मूत्रवाहिनियाँ इसको क्या करती है, इस यूरिन को कलेक्ट करती है और आगे जाके किस में छोड़ देती है, यहाँ मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर में छोड़ देती है, ठीक है, मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर में छोड़ देती है, ठीक है। चलिए, और फिर मूत्र मार्ग द्वारा जो है शरीर से मूत्र को बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये पूरा नेफ्रॉन का प्रोसेस होता है, कैसे ये रक्त को छानती है, कैसे ये यूरिन का निर्माण करती है और कैसे यूरिन जो है हमारे शरीर से बाहर निकलता है। क्लियर हो गया यहाँ पे। आई होप कि आपके जो ये उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम को लेके जो कॉन्सेप्ट थे वो सारे यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। अच्छा, एक चीज़ और कि अगर हम बात करें एक वयस्क मनुष्य की, तो सामान्य वयस्क मनुष्य में प्रतिदिन 5-5.5 मतलब अगर हम बात करें तो 5-5.5 लीटर जो है रक्त पंप होता है ना। तो 5-5.5 लीटर रक्त है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट की कि भाई ये एक दिन में या प्रतिदिन ये कितना जो है रक्त फिल्ट्रेट करता है, यानी कितना ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट करता है, तो नेट फिल्ट्रेशन की जब बात आती है तो नेट फिल्ट्रेशन होता है 180 mm प्रति HG ब्लड, ठीक है, यानी 180 mm क्यूब। भाई इतना कैसे, रक्त तो हमारा 5.5 लीटर ही है। और फिर हम बात करें कि यहाँ जो फिल्ट्रेशन होता है वो 180 mm HG होता है, इतना फिल्ट्रेशन कैसे। भाई ध्यान से सुनना, 5.5 लीटर ही हमारा रक्त है, लेकिन वो रक्त क्या होता है, लगातार आता रहता है, छनता है और शरीर के अंगों तक जाता है, फिर वापस आता है, फिर छनता है, फिर शरीर के अंगों तक जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक दिन में यानी प्रतिदिन में ये कितना फिल्ट्रेशन कर चुका होता है ना, तो वो बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो ये है नेट फिल्ट्रेशन। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि ग्लोमेरुलस में नेट फिल्ट्रेशन कितना होता है। तो नेट फिल्ट्रेशन आपको ध्यान रखना है 180 mm HG, ठीक है। ml बोलो, 180 ml बोल दो रक्त की, ठीक है, बात एक ही है। चलो, तो नेट फिल्ट्रेशन भी पता चल गया आपको, ग्लोमेरुलस का काम क्या है वो पता चल गया, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट क्या होता है, पीसीटी किसे कहते हैं, हैंडल लूप डीसीटी, इनका कार्य क्या है, पुनः अवशोषण का, रीअब्जॉर्प्शन का। तो यहाँ पे लिख भी सकते हो कि भाई ये काम क्या करेगी, पुनः अवशोषण का काम करती है ये, ठीक है। चलिए, तो देखिएगा कि यहाँ पर हमने देखा ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर और नेफ्रॉन की फंक्शनलिटी हमने अभी इस क्लास में देख ली है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जो नेफ्रॉन की ये फंक्शनलिटी अपन ने लिखी है, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में थोड़ा कंटिन्यू करेंगे और उत्सर्जन तंत्र को लेके बाकी का जो भाग बच गया है वो हम हमारी अगली क्लास में देखेंगे। तो बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, बने रहिए वेदांत क्लासेस के साथ में। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।